नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग AVFM के इंपॉर्टेंट केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से केस स्टडी पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में और आपको क्या अप्रोच अप्लाई करना है उसको सॉल्व करने में। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो। साथ ही साथ दोस्तों उस पार्टिकुलर चीज़ों क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कंसेप्ट भी समझाते चलूँगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने केस स्टडी है। केस स्टडी को पहले समझते हैं। एक ABC कॉर्पोरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कंज्यूमर गुड सेक्टर में ऑपरेट होती है। कंपनी के बारे में कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है इस फिस्कल ईयर के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दे रखा है $150 मिलियन, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट दे रखा है $50 मिलियन, कैश ऑन हैंड दे रखा है $10 मिलियन, EBITDA यानी इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, तो ये दे रखा है आपको $30 मिलियन। EBIT यानी इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको दे रखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है $20 मिलियन। फ्री कैश फ्लो टू द फर्म यानी FCFF दे रखा है $15 मिलियन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दोस्तों पहले आप ट्राई करें खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को समझे सुने। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप डेटा को यूज कर पाएंगे क्वेश्चन में। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बुक वैल्यू ऑफ एसेट दे रखा है $120 मिलियन, सेल्स दे रखा है $150 मिलियन। साथ ही साथ दोस्तों कुछ रिलेवेंट पैरामीटर दिया हुआ है कैलकुलेशन के लिए। टैक्स रेट यानी कि T दे रखा है आपको 25%, ग्रोथ रेट यानी G दे रखा है 10%, डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन जो है एज ए परसेंट ऑफ EBITDA 15% आपको दे रखा है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी WACC 12% है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यानी कि ROIC आपको 18% दे रखा है। रीइन्वेस्टमेंट रेट 60% है। आफ्टर टैक्स ओपनिंग मार्जिन 12% है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, क्योंकि ये सभी डेटा को हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन में। पहला सवाल है कि EV अपॉन EBITDA मल्टीपल क्या होगा ABC कॉर्पोरेशन के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि EV/EBITDA मल्टीपल होता क्या है। कि ये जो EV अपॉन EBITDA मल्टीपल होता है कि इसे आप कंपेयर कर पाते हैं कि उनके पास अलग एसेट या डेप्ट लेवल क्या है। जैसे मान लीजिए दो टेक कंपनी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि दो टेक्नोलॉजी कंपनी है, एक है इन्फोसिस और एक मान लीजिए HCL, एग्जाम्पल के तौर पर HCL। तो बेसिकली ये दोनों टेक कंपनी का मान लीजिए कि सिमिलर प्रॉफिट है, लेकिन डिफरेंट EV अपॉन EBITDA रेशियो है। एक का मान लीजिए 20 का मल्टीपल है और दूसरे का 10 का मल्टीपल है। तो ये सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टर जो पहला कंपनी है इसका ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑल्दो दोनों का सेम प्रॉफिट है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल पहले कंपनी का ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। EV/EBITDA का मतलब क्या होता है, एक मेजर होता है कि कितना इन्वेस्टर आपको पे कर रहे हैं प्रत्येक डॉलर ऑफ कंपनी अर्निंग का। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा दूं। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंप्यूटर सिस्टम को खरीदे, ठीक है। तो आप या मान लीजिए कि आपका एक लेमोनेड स्टैंड है, ठीक है, नींबू पानी का दुकान है, मान लीजिए सिंपल सा तरीका है, नींबू पानी का दुकान है। तो आप जानना चाहते हैं कि कितना लोग पे करेंगे प्रत्येक ग्लास ऑफ नींबू पानी जो आप बेच रहे हैं। तो जो EV/EBITDA मल्टीपल है ना, वो जैसा ही होता है। ये आपको बताता है कि कितना इन्वेस्टर जो है पे करेंगे प्रत्येक डॉलर प्रॉफिट के लिए जो कि कंपनी बना रही है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ इस EV अपॉन EBITDA को। जैसे मान लीजिए कि लेमोनेड स्टैंड जो अर्निंग कर रहा है वो $10 प्रॉफिट कमा रहा है पर डे का प्रॉफिट है $10 का, ठीक है। तो आपने स्टैंड खरीदा था $60 में। तो दोस्तों EV अपॉन EBITDA कितना हो जाएगा, 60/10 यानी कि 6, यानी कि 6 हो जाएगा आपको मल्टीपल। इसका मतलब कि जो इन्वेस्टर हैं वो $6 पे करने के तैयार हैं प्रत्येक डॉलर प्रॉफिट जो आप स्टैंड बना रहा है। तो ये जितना ज़्यादा EV अपॉन EBITDA मल्टीपल होगा ना, उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टर बिलीव करेंगे कि कंपनी वर्थ है। तो ये थम्स अप होता है इन्वेस्टर से, वो कहते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर रहा है। तो जिस कंपनी का EV अपॉन EBITDA अच्छा होता है वो बेटर करती है। अब हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कैसे EV अपॉन EBITDA निकालेंगे। तो देखिए EV अपॉन EBITDA तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ देखिए EBITDA दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना है देख सकते हैं $30 मिलियन है। $30 मिलियन तो है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम EV कैसे निकालें। EV यानी कि एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालें, दिस इज द मेन पॉइंट। तो एंटरप्राइज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ और मैं आपको EV ये देख सकते हैं आप, EBITDA $30 बिलियन है। तो EV निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एंटरप्राइज वैल्यू निकालने के लिए। बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो दोस्तों देखिए, आपका जो इक्विटी का मार्केट वैल्यू है, इक्विटी का मार्केट वैल्यू, उसमें से आप क्या कीजिए, इक्विटी के मार्केट वैल्यू में से आप डेब्ट का जो मार्केट वैल्यू है
वो जोड़ लीजिए और जो आपका कैश है उसको माइनस कर लीजिए, तो इससे आपको ईवी मिल जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं कि हमारा इक्विटी का मार्केट वैल्यू कितना है। तो दोस्तों आप ले चलते हैं आपको पीछे, यहाँ पे देखिए इस पार्टिकुलर स्लाइड में आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपका इक्विटी का मार्केट वैल्यू है, यहाँ देखिए कितना दे रखा है इन्होंने, $150 बिलियन दे रखा है। तो पहले लिख देंगे $150 बिलियन प्लस डेब्ट का मार्केट वैल्यू कितना है, $50 बिलियन, या 50 लिख देंगे, और कैश ऑन हैंड कितना है, $10 मिलियन है। तो इतना आप यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा $200 बिलियन और माइनस 10 करेंगे तो 190। तो ये आपका ईवी मिल गया। तो एंटरप्राइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, इक्विटी का मार्केट वैल्यू, डेब्ट का मार्केट वैल्यू और कैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इंटरप्राइज वैल्यू। कितना मिला, $190 मिल गया। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया ईवी अपॉन ईवीआई टीडीए रेशियो। तो ईवी आपको निकल गया कितना, $190 मिलियन, और उसके बाद ईवीआई टीडीए 30 बिलियन था। तो लगभग 8 आई थिंक इट इज 6 पॉइंट समथिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 6.33 इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इसी कंपनी का, इसी एबीसी कॉर्पोरेशन का आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा ईवी अपॉन एफसीएफएफ मल्टीपल है वो कितना है। ईवी तो जानते हैं आप, ईवी होता है हमारा एंटरप्राइज वैल्यू, और एफसीएफएफ आप जानते हैं, एफसीएफएफ क्या होता है, फ्री कैश फ्लो, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये मल्टीपल कितना है। तो अब जरा ऑप्शन को देखते हैं, अब जरा इसे खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों। ईवी अभी आपको मैंने निकाल के बताया, एफसीएफएफ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, यदि दिया हुआ है तो प्लीज आप उस कंसेप्ट को यूज करें और बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। प्लीज टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो ईवी हमने कितना निकाला है, $190 बिलियन। वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड ईवी एट $190 बिलियन एंड $190 मिलियन। एंड एफसीएफएफ देखते हैं जरा, एफसीएफएफ दे रखा है क्या, तो एफसीएफएफ हमें दे रखा है $15 बिलियन। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपका एक बेकरी है जिसमें कुछ रेसिपी है, सभी लोगों को पसंद है, और जो बेकरी है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो इन्वेस्टर जो है हंग्री कस्टमर है, जो कि आपका सक्सेस का कुछ हिस्सा चाहते हैं, तो वो आपको प्रीमियम पे करने को तैयार हैं। दे वांट टू पे यू अ प्रीमियम। जैसे मान लीजिए कि 80 टाइम्स पे करने को तैयार हैं, 80 टाइम्स द बेकरी का जो ईयरली प्रॉफिट है उससे 80 गुना पे करने को तैयार हैं। सारे एक्सपेंस के बाद जो बेकरी का प्रॉफिट बचता है उसका 80 गुना वो पे करने को तैयार हैं। ठीक है, तो अब जरा हम लोग तो ईवी अपॉन एफसीएफएफ है ना, वो आपको बताता है कि कंपनी का वैल्यू कितना है एज कंपेयर टू कैश फ्लो अवेलेबल टू ऑल द इन्वेस्टर। ठीक है, तो कितना कैश फ्लो अवेलेबल है इन्वेस्टर के लिए, उसके कंपैरिजन में ईवी कितना है, इंटरप्राइज वैल्यू कितना है। तो यदि हायर नंबर होगा मतलब इन्वेस्टर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, यदि लोअर नंबर होगा तो दोस्तों इन्वेस्टर कॉशियस रहेंगे। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन में हम ईवी देखिए, आपको ईवी हमने निकाला था, कितना निकला था, $190 मिलियन निकला था, और हमारा एफसीएफएफ दे रखा है $15 मिलियन। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको यदि कैलकुलेट करेंगे आप तो बताइए कितना आएगा, 190 अपॉन 15। ओके, सो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन WACC माइनस G। WACC क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और G क्या होता है, ग्रोथ रेट। तो ईवी अपॉन ईवी एफसीएफएफ निकालने के लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए, 1 अपॉन WACC माइनस G। ठीक है, अब जरा यहाँ पे हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं, दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दिया हुआ है 12% का, और जी जो है हमारा ग्रोथ रेट है वो दे रखा है 10% का। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.12 माइनस 0. ये जी कितना है, 0.10, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.02, यानी ये हो जाएगा आपका 50। समझे, तो ये 50 आपका निकल गया आपका ईवी अपॉन एफसीएफएफ वैल्यू, और ये 50 का सही जवाब है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, 50। क्लोजेस्ट आंसर जो है ईवी अपॉन एफसीएफएफ वैल्यू का, दैट इज द 50। नेक्स्ट केस स्टडी है आपके सामने, वो है हमारा कि ईवी अपॉन ईवीआईटी रेशियो एबीसी कॉर्पोरेशन के लिए कितना है। व्हाट इज द ईवी अपॉन ईवीआईटी रेशियो फॉर दिस पार्टिकुलर कॉर्पोरेशन। तो बता सकते हैं कैसे निकालेंगे, देखिए मैं समझाता हूँ। ईवी अपॉन ईवीआईटी रेशियो निकालना है ना, तो इंटरप्राइज वैल्यू तो पता है मुझे, तो देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके लिए भी फॉर्मूला है, ईवी अपॉन ईवीआईटी रेशियो के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप बुक में पढ़ेंगे, 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस रीइन्वेस्टमेंट रेट
री इन्वेस्टमेंट रेट डिवाइडेड बाय WACC माइनस जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे टी क्या है आपका, टी है टैक्स रेट और जी क्या है, ग्रोथ रेट है। WACC क्या है, वन में आपको बताया है। चलिए हम लोग जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखा है हमें। ये फॉर्मूला को याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। टैक्स रेट हमें 25% दे रखा है, तो 1 माइनस 0.25, ठीक है। फिर 1 माइनस री इन्वेस्टमेंट रेट, तो री इन्वेस्टमेंट रेट देखिए 60% दिया हुआ है, 1 माइनस 0.6। उसके बाद WACC माइनस जी, WACC है हमारा 12% यानी 0.12 और जी है हमारा 10% यानी 0.10। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 अपॉन 0.02 ये होगा, राइट। सो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली 0.75 इंटू 0.4 यदि करेंगे ना आप, तो दिस विल गिव यू 0.2 अपॉन 0.02 जो है आपको मिल जाएगा 10। तो जो आपको EV अपॉन आ जाते हैं क्वेश्चन में वापस, EV अपॉन EV/IT रेशियो है वो कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला को याद रख लीजिए। देखिए यदि अपन EV अपॉन FCFF निकालेंगे तो मात्र आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, मात्र इतना याद रखना है 1 अपॉन WACC माइनस जी, ठीक है। और यदि आपको EV अपॉन EV/IT निकालना है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस टी से और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस री इन्वेस्टमेंट रेट से। ऐसे याद रख लीजिए, आपस में लिंक करके याद रखिए, हमेशा याद रहेगा, समझे। तो 1 EV अपॉन EV/IT निकालना है तो 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस इन्वेस्टमेंट रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। चीजें समझ में आ रही हैं आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको AVFM के कैप्सूल कोर्स के बारे में बता दूं। बेसिकली इस कैप्सूल कोर्स का मेन पर्पस है ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाए AVFM के कंप्लीट सिलेबस को। आप इसके कंटेंट को देख सकते हैं। इसके अंदर आपको वन लाइनर PDF मिलता है, कैप्सूल PDF मिलता है, साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें MCQs भी मैंने डाल रखा है और फॉर्मूला PDF अलॉन्ग विथ यू विल ऑल्सो गेट क्विक रिविजन सेशन। जो मैंने क्विक रिविजन सेशन बनाया उसके भी PDF मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आप देख पाएंगे कि क्या क्या सवाल पूछा गया है पिछले सालों में। और साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपके पास डेली क्विजेज हैं। डेली क्विजेज में आप देख सकते हैं दोस्तों कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस प्रकार से मैंने क्विजेज को अरेंज करके रखे हैं। लगभग दोस्तों 70 से 80 क्विजेज हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए और रियल टाइम एग्जाम बेस्ड क्विज है। ऑल दिस कंटेंट यू विल गेट इन जस्ट ₹75। द लिंक ऑफ ऐप इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन और इस पार्टिकुलर कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो यू कैन इनरोल देयर बाय अप्लाइंग 40% कूपन कोड। 40% का डिस्काउंट का कूपन कोड है, उसको अप्लाई करके आप इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स में। चलिए दोस्तों हम लोग लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि EV अपॉन BV मल्टीपल का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो EV अपॉन BV मल्टीपल का वैल्यू बता दीजिए। तो ये देखिए, ये सबसे पहले करता क्या है, ये जो हमारा EV अपॉन BV मल्टीपल है, ये कंपेयर करता है एंटरप्राइज वैल्यू को बुक वैल्यू से। BV मतलब होता है क्या, बुक वैल्यू। BV का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, ROIC माइनस जी अपॉन WACC माइनस जी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा ROIC माइनस जी अपॉन WACC माइनस जी। यहाँ सी हटा देते हैं। चलिए अब जरा हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं दोस्तों। अब लेट्स अप्लाई इसको अप्लाई करके देखते हैं हम लोग, ओके। तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। सो लेट्स अप्लाई दिस कंसेप्ट इन द क्वेश्चन। क्या क्या वैल्यू ROIC का दे रखा है। सो ROIC क्या है हमारा, ROIC व्हाट इज ROIC आवर, इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल विच इज 18%। आप देख सकते हैं दोस्तों ROIC कितना है हमारा, 18% है। सो ROIC इज 18%, ठीक है। तो 18% माइनस जी इज हाउ मच, जी इज 10%, तो माइनस 10%, ठीक है। उसके बाद WACC माइनस जी, WACC कितना है हमारा। सो WACC आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है, आई थिंक इट हैज़ बिन ओके 12% है WACC और माइनस जी है हमारा 10%। तो ये कितना हो गया, ऊपर में नंबर सब कुछ परसेंटेज में ही है। तो 8 अपॉन 2 यानी कि 4 हो जाएगा हमारा। सो दिस 4 इज आवर EV अपॉन BV रेशियो, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं हम लोग। EV अपॉन BV रेशियो कितना निकला हमारा, 4 निकल गया, राइट।
तो करेक्ट आंसर इज 4 टाइम्स। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इंटरप्राइज, ये तो क्वेश्चन है ना, ये केस स्टडी, ये इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल मेथड पे है। इस पे दोस्तों ईवी अपॉन ईवी आई टी डी, ईवी अपॉन एफ सी आई एफ, ईवी एफ सी एफ एफ, ईवी अपॉन ईवी आई टी, ईवी अपॉन बीवी, इससे दोस्तों सवाल पूछा जाता है। इसको जरूर अच्छे से देख के जाइए। और लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ईवी अपॉन सेल्स रेशियो क्या है। व्हाट इज योर ईवी अपॉन सेल्स रेशियो। तो ईवी अपॉन सेल्स रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। देखिए इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपका आफ्टर टैक्स, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, आफ्टर टैक्स जो आपका ऑपरेटिंग मार्जिन है, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग मार्जिन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1 प्लस जी से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1 माइनस री इन्वेस्टमेंट रेट से, और होल को डिवाइड कर दीजिए WACC माइनस जी से। तो ये आपको मिल जाएगा ईवी अपॉन सेल्स मल्टीपल। समझे, ईवी अपॉन सेल्स मल्टीपल निकालने का ये तरीका है। अब जरा हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को यहाँ पे। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला हेयर। तो दोस्तों फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर, पहले देखते हैं डाटा क्या क्या दे रखा है हमको, क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग मार्जिन की दे रखा है यहाँ पे 12% हमें, सो इट इज़ 12%, यहाँ पे लिख देते हैं 12%। ठीक है, 1 प्लस जी कितना हो जाएगा, 1 प्लस जी हमें दे रखा है 1 प्लस 10%, 1 माइनस री इन्वेस्टमेंट रेट कितना है, इन्वेस्टमेंट रेट 60% है, और WACC माइनस जी कितना है 12% माइनस जी है हमारा 10%। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 12% को हम लोग 0.12 लिख देंगे, इंटू 1.1 हो जाएगा, इंटू 0.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो आफ्टर कैलकुलेशन हाउ मच यू विल गेट ऑलमोस्ट 0.02, 4.3 मिलेगा आपको। कैलकुलेट कीजिए खुद से और देखिए आंसर मिलेगा आपको 4.3। तो इस प्रकार से हमने ईवी अपॉन सेल्स रेशियो भी निकाल लिया। कितना निकला हमें, 4.3 निकला। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। तो दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन के केस स्टडी सॉल्व किए जो कि एंटरप्राइज वैल्यू पे थे। तो ये दोस्तों ये 5 वैल्यू याद रख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ईवी अपॉन ईवीआई टीडीए, उसके बाद ईवी अपॉन एफसीएफएफ, उसके बाद ईवी अपॉन आपका ईवीआईटी, उसके बाद ईवी अपॉन आपका बीवी, और फाइनली ईवी अपॉन आपका सेल्स वैल्यू। तो ये जो 5 एंटरप्राइज वैल्यू है ना, रेशियो, इसको जरूर रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा इससे। और ये मैंने आपको केस स्टडी के माध्यम से करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है हमारा आपका इस पे जो हमारा बिजनेस एनालिटिक्स है उस पर क्वेश्चन है। देखिए सवाल को जरा पढ़ते हैं हम लोग। सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि ABC कॉरपोरेशन है, ठीक है, ABC कॉरपोरेशन है, वो अपने हिस्टोरिकल सेल्स डेटा को एनालाइज करना चाहती है, कस्टमर इंटरेक्शन को और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को, ताकि पैटर्न और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके। गोल ये है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले सके इवेंट का जो कि हुआ है पास्ट में, और अपने मार्केटिंग एफर्ट को इंप्रूव कर सकें। तो इसमें दोस्तों कौन सा एनालिटिक्स सबसे ज़्यादा सुटेबल है। दोस्तों याद रख लीजिए ये 4 तरह के एनालिटिक्स होते हैं, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। तो इस पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए कौन सा एनालिटिक्स सबसे ज़्यादा सुटेबल है। दोस्तों देखिए इसका सही जवाब है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आपका जो हिस्टोरिकल डेटा है, मैं समझा देता हूं दोस्तों, आपका जो हिस्टोरिकल डेटा है उसको आप इंटरप्रेट करते हैं और केपीआई को इंटरप्रेट करते हैं। केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को इंटरप्रेट करते हैं ताकि आप पैटर्न और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकें। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो एबीसी कॉर्पोरेशन है ना, वो पास्ट इवेंट को देख रही है, और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस है। इसके थ्रू आप कस्टमर के एक्शन को समझ सकते हैं और आपको हिस्टोरिकल डेटा का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है। तो करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 है, सेम है। एबीसी कॉर्पोरेशन ने एक डिक्लाइन नोट किया है अपने सेल्स में ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो मैनेजमेंट टीम जो है ड्रिल डाउन कर रही है डेटा को, डिस्कवर कर रही है कोरिलेशन को, समझना चाह रही है कि क्या फैक्टर इस ट्रेंड को ड्राइव कर रहा है। उनका एम है कि रीजन को अनकवर करना कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है, और फिर डिसीजन लेना ताकि इस इशू को एड्रेस कर सकें। तो यहाँ पे बताइए कौन सा एनालिटिक्स ज़्यादा सुटेबल है। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस। तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस का मतलब ही होता है, इसका फोकस होता है कि हम काउज को समझें कि हमारे पास जो ट्रेंड है,
हमारा जो ट्रेंड है इसके पीछे काउज क्या है, व्हाट इज द मेन काउज बिहाइंड दिस पार्टिकुलर ट्रेंड। हम डेटा को देखते हैं, कोरिलेशन डिस्कवर करते हैं, फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि पार्टिकुलर ऑकरेंस को ड्राइव कर रहा है। तो इस केस में एबीसी कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, अपनी सेल में जो डिक्लाइन हुआ है उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो एक तरह से ये डायग्नोस्टिक एनालिसिस कर रही है, ठीक है, सुटेबल चॉइस को, ताकि रीजन पता सके इस ट्रेंड के पीछे। सो करेक्ट आंसर इज डायग्नोस्टिक एनालिसिस है। समझ में आ गया आपको। चलिए आप दोस्तों इसका सही जवाब है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 है कि एबीसी कॉर्पोरेशन जो है प्लान करती है कि जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे यूज करे ताकि ओपिनियन और प्रेफरेंस को प्रेडिक्ट करे स्पेसिफिक कस्टमर का। तो गोल ये है कि फ्यूचर आउटकम को एंटिसिपेट करें, टेलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को टेलर करें इंडिविजुअल के कस्टमर प्रेफरेंस से। तो ये कौन सा एनालिटिक्स है? तो दोस्तों ऑप्शन वही है, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि आप स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, कीवर्ड याद रख लीजिए, ताकि एस्टिमेट कर सके और इवैल्यूएट कर सकें फ्यूचर आउटकम को। नाम ही है प्रेडिक्टिव ना, तो आप फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हैं। एबीसी कॉर्पोरेशन फोरकास्ट कर रही है कस्टमर के प्रेफरेंस को सोशल मीडिया डेटा के बेसिस पर, और वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रही है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्रेडिक्टिव एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी कॉर्पोरेशन जो है केवल प्रेडिक्ट ही नहीं करना चाहती, लेकिन स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी करना चाहती है कि कैसे हम सिमिलर सिचुएशन को मैनेज करेंगे। फोकस है कि हम एक्शनेबल इंसाइट प्रोवाइड करें जो कि कंपनी को गाइड करेगा बेस्ट पॉसिबल आउटकम को अचीव करने में। बताइए यहाँ पे कौन सा एनालिटिक्स है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एनालिटिक्स है ये प्रेडिक्ट तो करना ही चाहती है, उसके अलावा वो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी देना चाहती है। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि एबीसी कॉर्पोरेशन केवल प्रेडिक्ट ही नहीं कर रही है, वो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी दे रही है फ्यूचर कस्टमर एंगेजमेंट के लिए। दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो दोस्तों ये जो 4 तरह के एनालिटिक्स है, मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको नाम, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड द प्रेडिक्टिव एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर इसको देख के जाएं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी पे बेस्ड केस स्टडी सॉल्व करते हैं। एबीसी कॉर्पोरेशन है वो फंड रेज करना चाह रही है प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए। तो इसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है प्राइमरी इक्विटी में, वो कहां से आएगा? तो आपको समझना पड़ेगा कि प्राइवेट इक्विटी का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कहां से आता है। गवर्नमेंट ग्रांट, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बैंक लोन या ट्रेड क्रेडिट। दोस्तों प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट प्राइमरली आता है हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, institutional investor. So this is the primary source of capital for the private equity. ठीक है, तो और इसके अलावा जो एक्रेडिटेड इंडिविजुअल है जो कि सिग्निफिकेंट सम ऑफ मनी को एक्सटेंडेड पीरियड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होगा, बैंक लोन नहीं होगा, ट्रेड क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। XYZ कंपनी है वो कॉन्टेम्पलेट कर रही है कि वो प्राइवेट इक्विटी ऑब्टेन करे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या डिस्टिंक्ट चैलेंज है जो कि प्राइवेट इक्विटी के साथ एसोसिएटेड है? हाई लिक्विडिटी, established marketplace, challenge in liquidating holding, and the last option है दोस्तों हमारा ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। बताइए दोस्तों, आप सोचिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज है प्राइवेट इक्विटी के साथ? तो दोस्तों प्राइवेट इक्विटी चैलेंज फेस करती है होल्डिंग को लिक्विडेट करने में। ठीक है, पब्लिक मार्केट की तरह नहीं होती है जिनके पास रेडीमेड ऑर्डर बुक होता है, इसीलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। तो होल्डिंग को लिक्विडेट करने में बड़ा दिक्कत होता है प्राइवेट इक्विटी को, अनलाइक प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एलिमेंट लिमिटेड कंपनी है वो प्लान कर रही है कि वो प्राइवेट इक्विटी फर्म के साथ इंगेज होगी फंडिंग के लिए। तो कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंडिंग क्या होगा जिसमें दैट इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग इन स्ट्रगलिंग बिजनेस टू टर्न देम अराउंड। ठीक है, मतलब प्राइवेट इक्विटी फंडिंग का कॉमन फॉर्म क्या हो सकता है जिससे आप किसी स्ट्रगलिंग बिजनेस को सही कर सके वापस। ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, लिवरेज बाय आउट, फंडिंग इन डिफिकल्ट टाइम, रियल एस्टेट प्राइवेट आउट। तो दोस्तों फंडिंग इन डिफिकल्ट टाइम को हम लोग डिस्ट्रेस फंडिंग भी कहते हैं। याद रख लीजिए कि जो डिस्ट्रेस फंडिंग होता है ना, इसमें आप स्ट्रगलिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आपका गोल ये होता है कि या तो उसके एसेट को बेच दें या हम चेंजेस को इंप्लीमेंट करें ताकि अपनी मैनेजमेंट को इंप्रूव कर पाएं। तो दोस्तों सही जवाब है इसका डिफिकल्ट टाइम का फंडिंग, यानी इसको दोस्तों क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। फंडिंग इन डिफिकल्ट टाइम की जगह आपको डिस्ट्रेस फंडिंग भी लिखा जा सकता है। सो
don't worry, either it is distress funding or it is funding in difficult time, both means the same, right? So this is the correct answer to this particular question. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQR लिमिटेड है वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रही है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, तो क्या इशू एराइज हो सकता है कंसर्निंग द कंपनी के शेयर का प्राइसिंग यदि हो प्राइवेट इक्विटी ट्रांजेक्शन में, तो क्या इशू एराइज हो सकता है? मार्केट फोकस, बायर और सेलर के बीच का नेगोशिएशन, ट्रांसपेरेंट वैल्यूएशन फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो इशू होगा ना वो होगा प्राइवेट इक्विटी ट्रांजेक्शन में सबसे बड़ा जो इशू होता है वो कंपनी का प्राइसिंग, वो कंपनी के शेयर का प्राइसिंग होता है। उसको आप नेगोशिएशन के थ्रू, जो हमारे बायर हैं जो सेलर हैं उनके बीच में नेगोशिएशन होता है, उसके बेसिस पे प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है, ठीक है? कोई मार्केट फोर्स नहीं डिसाइड करती है, एंड दिस इज द वन ऑफ द मेजर इशू। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है इस केस स्टडी का। एलएमएल लिमिटेड एक स्टार्टअप है जो कि फंडिंग देख रही है अपने इनोवेटिव आइडिया के लिए, तो किस तरह के प्राइवेट इक्विटी को जो कि अर्ली स्टेज में रहती है वो मोस्ट सुटेबल है? डिस्ट्रेस फंडिंग, लिवरेज बाय आउट, रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल। जैसे वेंचर कैपिटल कहते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था, राइट? दिस इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल। दोस्तों इसके अलावा जो बाकी का केस स्टडी है वो मैं अपने कैप्सूल कोर्स में ऐड कर दिया हूं, तो यदि आप भी इस तरह के केस स्टडी के पीडीएफ चाहते हैं, इसमें मैंने 10 से 20 केस स्टडी डाल रखे हैं, तो आप हमारे कैप्सूल कोर्स में इनरोल हो जाइए। मात्र 75 रुपीज़ में आप सारा चीज़ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्विक रिविजन, वन लाइनर पीडीएफ, केस स्टडीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर्मूला पीडीएफ, सब कुछ आपको मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें यस वी वांट मोर वीडियोस। धन्यवाद।